उस सुबह हवा में कुछ ऐसा था जो तैयार नहीं था। एक तीखी, सड़ी हुई गंध, जो अदृश्य गोंद की तरह त्वचा पर चिपक रही थी। कच्ची सड़क से गुजरते किसान बस अपनी नाक बंद कर सकते थे, तेजी से कदम बढ़ाते हुए, इस उम्मीद में कि हवा आम के बाग से रेंगती हुई इस सड़न को दूर ले जाएगी। लेकिन वह गायब होने के बजाय और भी घनी होती गई, जैसे बाग के ठीक बीच में कुछ सड़ रहा हो। 3 लोगों ने हिम्मत करके लंबी घास को हटाया, एक संकरे रास्ते पर चलते हुए एक छोटे से मैदान की ओर बढ़े, जहां मजदूर आम तौर पर आराम करते थे। और वहां, कांटों से लदे आम के पेड़ की डालियों की छाव में, उन्होंने उसे देखा। बहुत सारे शरीर, एक दूसरे पर पड़े हुए, कुछ दूरी पर, अजीब मुद्राओं में अकड़े हुए। कोई अपनी फैली हुई आंखों के साथ पीठ के बल लेटा था। किसी ने अपनी जैकेट को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह उस ठंड को रोक रहा हो जो कभी आई ही नहीं। एक चीख निकली, जो पेड़ों के बीच गूंज उठी, गांव से लोगों को बुलाती हुई। कल तक जो बाग शांत था, उस दिन वह मौत का मंच बन गया था। रामगढ़ गांव के लोगों के लिए सरिता देशमुख के आम के बाग से आती अजीब गंध शुरू में एक आम बात मानी गई थी। बड़े बूढ़े कहते थे, गर्मी का मौसम किसी भी चीज को जल्दी सड़ा देता है। शायद नाले में किसी जानवर का शव पड़ा हो, शायद किसी ने झाड़ियों में लापरवाही से कचरा फेंक दिया हो। लेकिन जब सुबह हुई, तो वह गंध कम होने के बजाय आंखों में जलन और ज़ुबान पर कड़वाहट पैदा करने लगी। डर ने धीरे धीरे तर्क को बाहर निकाल दिया। आम के बाग की ओर जाने वाला कच्चा रास्ता गांव वालों को पता था। पुराने आम के पेड़ घने खड़े थे, उनके पत्ते सूखी हवा में सरसराहट कर रहे थे। बीच में एक छोटा सा मैदान था, बांस का एक छप्पर, एक टूटी फूटी मेज और एक पत्थर का चूल्हा जहां अक्सर चाय का पानी गर्म किया जाता था। वहीं मजदूर हर दोपहर बैठकर मौसम और फलों की कीमतों के बारे में मजाक करते हुए अपने टिफिन खाते थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह मैदान उनकी आखिरी जगह बन जाएगा। काशीनाथ, सुरेश और रमेश, वे 3 आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले अंदर जाने की हिम्मत की। उन्होंने अपनी सांसें रोकीं, नीची डालियों के नीचे झुककर सूखे पत्तों को लात मारते हुए आगे बढ़े। जैसे ही वे मैदान में पहुंचे, उनके कदम रुक गए। काशीनाथ की आंखें तुरंत फैल गईं। रमेश ने अपना सीना पकड़ लिया। सुरेश धीरे धीरे गाली देते हुए एक कदम पीछे हट गया। शरीर हर जगह थे, जैसे गुड़ियों को गिराकर भुला दिया गया हो। 20। उन्होंने गिना नहीं, लेकिन इंसान की आंखें जान जाती हैं जब संख्या इतनी ज्यादा हो कि उसे गिना न जा सके। कोई पेट के बल लेटा था, गाल सूखी जमीन से चिपका हुआ था। कोई तिरछा पड़ा था, हाथ लकड़ी की तरह अकड़े हुए, उंगलियां अभी भी कमीज का कोना पकड़े हुए थी। किसी के मुंह से झाग निकला था, जो अब होंठ पर एक सफेद लकीर बनकर सूख गया था। युवा चेहरे। किसी की पतली मूंछें थी, किसी के मुंह पर मुहासों के निशान थे, किसी की कलाई पर एक छोटा सा टैटू था, सब अपने आखिरी भाव में जमे हुए थे। हैरान, डरे हुए या कुछ भी महसूस करने का समय ही नहीं मिला। मक्खियां भिनभिना रही थी, काले धब्बे गर्म हवा में कांप रहे थे। वह गंध, हे भगवान, वह गंध गले में चिपक गई थी। रमेश की चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। अरे कोई मदद करो, यहाँ लोग मरे पड़े हैं। उसकी आवाज गूंज उठी, जिससे लोग बाग की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही मिनटों में बाग का किनारा लोगों से भर गया। माओं ने अपने दुपट्टों से अपना मुंह ढक लिया। पिता पत्थर की तरह खड़े थे। बच्चों को पास आने से मना किया गया, लेकिन वे फिर भी पीठ के पीछे से झांकते रहे। किसी ने सरपंच को फोन किया, फिर पुलिस को।
स्मार्टफोन के युग में खबर हवा से भी तेज चलती है। गांव का व्हाट्सएप ग्रुप गूंज उठा। फेसबुक ने अफवाहों को हवा दी। जल्द ही दूर से सायरन की आवाज गूंजने लगी। एक गश्ती जीप कच्ची सड़क पर धीरे धीरे आई। उसके पीछे एक एम्बुलेंस और एक छोटी लॉरी थी जिसमें पुलिस लाइन की टेप थी। एसपी विक्रम पाटिल सबसे पहले उतरे। उनका चेहरा तनावपूर्ण था। सब पीछे हट जाओ। किसी भी चीज को मत छूना, उन्होंने सख्ती से कहा। मैदान के चारों ओर एक पीली टेप खींच दी गई। पहचान टीम के अधिकारियों ने दस्ताने पहने और अपना काम शुरू किया। कैमरे ने तस्वीरें खींची। दूरी मापने वाले उपकरण रखे गए। शरीरों के पास छोटे छोटे नंबर गाड़े गए। भीड़ के बीच सरिता देशमुख लड़खड़ाते कदमों से आई। वह महिला शांत स्वभाव की जानी जाती थी, कम बोलती थी। उसके बाल हमेशा एक साफ सुथरे जूड़े में बंधे रहते थे। उस सुबह उसका चेहरा चाक की तरह सफेद था। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, हाथ मुंह पर रखे हुए। ये बच्चे मेरे मजदूर हैं। वे यहीं रहते थे। कल ही मैंने उन्हें खाना भेजा था। उसकी आवाज टूट गई, जैसे कोई अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। एसपी विक्रम ने मुड़कर उसे एक नजर देखा। श्रीमती देशमुख, कृपया वहां बैठिए। हमें आपके बयान की जरूरत होगी। उसने एक प्लास्टिक की कुर्सी की ओर इशारा किया जो सरपंच लाए थे। सरिता ने सिर हिलाया और बैठ गई। उसकी पीठ अकड़ी हुई थी, नजरें खाली थी। पुलिस लाइन के पार देख रही थी। पीछे 2 एम्बुलेंस जितना हो सके पास आईं। बॉडी बैग निकाले गए। अचानक आम का बाग बहुत तंग महसूस होने लगा। फोरेंसिक अधिकारियों ने अपना काम शुरू किया। उन्होंने होंठ, आंखें, हाथों की स्थिति, जमीन पर उल्टी के अवशेषों की जांच की। कोई खून नहीं था, कोई खुला घाव नहीं था। यह तेज था, उन्होंने नोट किया। छप्पर के कोने में चावल का एक बर्तन आधा ढका हुआ था। कुछ स्टील के टिफिन अभी भी एक दूसरे पर रखे हुए थे, जैसे कोई उन्हें वापस लेने आने वाला हो। दोपहर के भोजन के अवशेष सामान्य लग रहे थे, चावल, दाल, सब्जी। लेकिन ढक्कन उठाने पर बर्तन के पास से एक हल्की, कड़वी रासायनिक गंध आई। अधिकारी एक दूसरे को देखने लगे। इसका नमूना लो, सील करो, एक तकनीशियन ने आदेश दिया। मैदान के किनारे सुनील पवार को एक छोटी सी झोपड़ी से लाया गया। वह अकेला था जो अभी भी सांस ले रहा था, एक चटाई पर ठंडे पसीने में लथपथ पड़ा था। एक गांव वाले ने उसे पहले ही देख लिया था जब वह अपनी भागी हुई मुर्गी की तलाश कर रहा था। सुनील कराह रहा था, उसकी आंखें आधी खुली थी, होंठ बिना आवाज के कांप रहे थे। पैरामेडिक्स ने उसे स्ट्रेचर पर उठाया। नब्ज कमजोर है, ड्रिप की जरूरत है। तुरंत अस्पताल ले जाओ, उन्होंने कहा। लोग फुसफुसाते हुए रास्ता देने के लिए हट गए। सुनील का नाम फैल गया। विदर्भ का एक युवा मजदूर, बस 1 महीने से काम कर रहा था, सबसे छोटा बेटा था। इस बीच अधिकारियों ने जमीन पर पैरों के निशानों की तस्वीरें खींची, उन जगहों को चिह्नित किया जहां मक्खियां सबसे ज्यादा थी। प्लास्टिक के गिलासों से नमूने लिए जिनमें अभी भी पानी था। टूटी फूटी मेज पर एक थर्मस था जो अब ठंडा हो चुका था। एक लकड़ी का चम्मच बेंच के नीचे गिरा हुआ था, जमीन पर एक छोटा सा धब्बा बना रहा था, जैसे किसी अदृश्य चीज की ओर इशारा कर रहा हो। हर विवरण को दर्ज किया गया। गांव वाले अपनी सांसें रोके हुए थे। हर बार जब एक बॉडी बैग की जिप बंद होती, तो ऐसा लगता जैसे एक ऐसी किताब को बंद किया जा रहा हो जिसे पढ़ना बहुत भारी हो। एसपी विक्रम मैदान के चारों ओर धीरे धीरे चले, जगह को याद करते हुए।
वह एक थोड़े छायादार स्थान पर रुके, चूल्हे और चावल के बर्तन के बीच, मेज और झोपड़ी के बीच की दूरी को देखते हुए। लड़ाई का कोई निशान नहीं है, उन्होंने एक युवा अधिकारी से बुदबुदाया। तेज मौत। एक साथ अधिकारी ने सिर हिलाया, नोट करते हुए। जहर देने की संभावना है, सर। लेकिन सिर्फ यहीं क्यों? और इतने सारे क्यों? यह सवाल हवा में लटका रहा, उस सड़ी हुई गंध के साथ जो जाने से इनकार कर रही थी। सरिता देशमुख को प्रारंभिक बयान के लिए एक छोटे, अस्थायी तंबू में बुलाया गया। जब उसने पानी का गिलास पकड़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। मैं हर दिन दोपहर का खाना भेजती हूँ, उसने धीरे से कहा। आम तौर पर लक्ष्मी बाई खाना बनाती है। मैं बस यह देखती हूँ कि बच्चे यहाँ खा रहे हैं और फिर शाम तक काम जारी रखते हैं। एसपी विक्रम ने बिना किसी निर्णय के उसे देखा। कल कुछ अलग था? सरिता ने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर रुक गई। मैं थोड़ी देर के लिए रसोई में गई थी, देखा कि चावल पक चुका है। मैंने लक्ष्मी से समय पूछा। बस इतना ही। तंबू के बाहर अफवाहें तथ्यों से ज्यादा तेजी से दौड़ रही थी। किसी ने कहा कि बाग की जमीन पहले एक पुराना कब्रिस्तान थी। किसी ने एक पुराने कुएं से निकलने वाली गैस का जिक्र किया। और किसी ने आज के जमाने को कोसा, सब कुछ ऑनलाइन लोन पर है, सब कुछ वादों पर है। अंत ऐसा ही होता है। एक युवक ने अपना फोन उठाया, दूर से पुलिस लाइन की रिकॉर्डिंग करते हुए। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ, टिप्पणियां आने लगी, भयानक, भयानक, भयानक। लेकिन जो लोग वहां खड़े थे, उनके लिए भयानक की एक गंध थी, एक तापमान था, एक वजन था। दोपहर होते होते गर्मी असहनीय हो गई। आखिरी बॉडी बैग एम्बुलेंस में उठाए गए, एक एक करके खामोश खड़े लोगों के बीच से गुजरे। एक युवा माँ अपने पति की चप्पल को चूल्हे के पास पहचानकर दबी हुई सिसकियों में रो पड़ी। बहन, हिम्मत रखो, एक अधिकारी ने कहा। लेकिन उस अचानक आई विपत्ति के बीच शब्दों का क्या मतलब था? जब पुलिस लाइन ने अंततः पूरे मैदान को घेर लिया, तो सरिता देशमुख का आम का बाग एक काम की जगह से एक अपराध स्थल में बदल गया। अब दोपहर की हंसी नहीं थी, मीठी चाय की सुगंध नहीं थी, केवल टूटे हुए कदमों और अधूरी बातचीत के अवशेष थे। और इन सब के ऊपर एक पतले कोहरे की तरह तैरता हुआ एक सवाल था जिसे गर्मी की हवा दूर नहीं कर सकती थी। चावल में मौत किसने डाली? एसपी विक्रम ने प्रवेश मार्ग की ओर देखा, उनकी आंखें सिकुड़ गईं। हम रसोई से शुरू करते हैं, उन्होंने अपनी टीम से धीरे से कहा। बर्तन से, चम्मच से, और दोपहर के भोजन से पहले के घंटों में यहाँ कौन आया था, उससे। सच्चाई हमेशा एक निशान छोड़ जाती है। इस तरह की गंध अकेले नहीं आती। उन्होंने एक बार फिर सरिता की ओर देखा, जो जमीन को घूर रही थी, और फिर कमांड जीप की ओर चल दिए। उस दिन जांच शुरू हुई और महाराष्ट्र का वह छोटा सा गांव बिना सोए लंबी रातें सहने के लिए तैयार हो रहा था। रामगढ़ गांव में अफवाहें धुएं की तरह बेतहाशा घूम रही थी। सुबह से ही सरिता देशमुख के आम के बाग की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर लोगों की भीड़ थी। कुछ पानी की बोतलें लेकर आए थे, कुछ बस पुलिस लाइन को घूर रहे थे, जैसे अपनी आंखों से ही जवाब देख सकते हों। लेकिन उन्हें केवल फुसफुसाहट ही मिली। किसी ने कहा बासी चावल से जहर फैला, किसी ने कहा सामूहिक कब्र का श्राप लगा है, किसी ने कहा कि मजदूरों ने जहरीली शराब पी थी। जितना कोई जवाब नहीं था, उतने ही ज्यादा सिद्धांत पैदा हो रहे थे। एसपी विक्रम पाटिल के पास गपशप के लिए समय नहीं था। जैसे ही फोरेंसिक टीम ने निकासी पूरी की, उन्होंने तुरंत टीम को बांट दिया।
समूह 1, भोजन के नमूने राज्य प्रयोगशाला में ले जाओ। समूह 2, रसोई और बाग के प्रवेश मार्ग के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करो। समूह 3, सभी मजदूरों, उनके पते और परिवारों का डेटा इकट्ठा करो। हमें एक पैटर्न चाहिए। उनकी आवाज शांत लेकिन तीखी थी, जिससे युवा अन्वेषक जल्दी जल्दी नोट करने लगे। गांव के पंचायत भवन में बने अस्थायी सहायता केंद्र में सरिता देशमुख एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, बाल बिखरे हुए थे, हालांकि जूड़ा जैसे तैसे बना हुआ था। वह अपनी गोद में एक छोटा सा बैग पकड़े हुए थी, कभी कभी फ्रिश को देखती। उसके सामने एक महिला अन्वेषक साधारण बातें दोहरा रही थी। श्रीमती देशमुख, आम तौर पर मजदूरों के लिए खाना कौन बनाता है? लक्ष्मी, उसने धीरे से जवाब दिया। वह 10 साल से ज्यादा समय से मेरी मदद कर रही है। सादा लेकिन साफ सुथरा खाना बनाती है। घटना के दिन क्या कोई और रसोई में आया था? सरिता ने एक लंबी सांस ली। मैं कुछ मसाले लाने के लिए अंदर गई थी जो मैंने घर पर रखे थे। बस थोड़ी देर के लिए। अन्वेषक ने एसपी विक्रम की ओर देखा। एक नोट बनाया गया। हर छोटा पल, हर हरकत सच्चाई का दरवाजा हो सकती थी। इस बीच नासिक के सरकारी अस्पताल में सुनील पवार हाथ में ड्रिप लगाए लेटा हुआ था। उसका शरीर दुबला था, त्वचा पीलीहरी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि वह इसलिए बच गया क्योंकि उसने उस दोपहर का खाना नहीं खाया था। उसने सिर्फ पानी पिया, फिर उसे मिचली आई और वह बेहोश हो गया। उसकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। साफ साफ बात करने में समय लगेगा, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने कहा। एसपी विक्रम ने केवल सिर हिलाया। उस पर कड़ी नजर रखो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर न आने दें। वह एकमात्र जीवित गवाह है। अगली सुबह प्रयोगशाला परीक्षण के परिणाम आ गए। चावल के नमूने में कार्बोफ्यूरान के अवशेष पाए गए, जो एक प्रकार का कीटनाशक जहर है जिसका उपयोग प्रतिबंधित है। वह पदार्थ अगर भोजन के माध्यम से शरीर में जाता है तो 15 से 30 मिनट में सांस रोक सकता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। यह कोई दुर्घटना नहीं है, एसपी विक्रम ने कागज को मेज पर रखते हुए कहा। यह एक सामूहिक हत्या है। इन शब्दों ने कमरे में सन्नाटा ला दिया। अन्वेषक एक दूसरे को देखने लगे। जो छोटा सा गांव आमतौर पर फसलों की कीमतों पर बहस करता था, अब अचानक एक बड़े आपराधिक मामले का स्थान बन गया था। सवाल यह है कि रसोई तक किसकी पहुंच थी? एक युवा अन्वेषक ने पूछा। जवाब साफ है, विक्रम ने कहा। लक्ष्मी, रसोइया, और सरिता, बाग की मालकिन। लक्ष्मी को उस शाम बुलाया गया। वह 40 के दशक की एक महिला थी, धूप से त्वचा सावली, शरीर दुबला। वह थके हुए चेहरे के साथ आई, अपने दुपट्टे का कोना मसलते हुए। मुझे कुछ नहीं पता, उसने बैठते ही कहा। मैंने हमेशा की तरह खाना बनाया। चावल जो सरिता जी लाई थी, कल की बची हुई सब्जी, पालक की दाल थोड़े से मसाले के साथ। कुछ भी अजीब नहीं था। क्या आपके खाना बनाते समय कोई रसोई में आया था? सरिता जी एक काले प्लास्टिक बैग में कुछ लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि यह सब्जी के लिए काली मिर्च पाउडर है। क्या आपने देखा कि उसमें क्या था? लक्ष्मी ने तेजी से सिर हिलाया। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने तो बस खाना बनाया। उसके बाद मैंने उसे टिफिन बॉक्स में पैक कर दिया। रोहन ने उसे पहुंचाया। वह नाम रोहन देशमुख, सरिता का बेटा, पहली बार रिपोर्ट में सामने आया। एसपी विक्रम ने नोट पर निशान लगाया। उस शाम
उन्होंने रसोई के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का आदेश दिया। एक पड़ोसी का कैमरा था जो एक छोटी सी गली की ओर था। तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन सुबह 9:45 बजे एक काले बैग वाली एक महिला को रसोई में घुसते हुए देखा गया। कैमरा 6 मिनट के लिए बाधित हो गया, फिर वह महिला बाहर निकली। लक्ष्मी रसोई में इधर-उधर घूमती रही, लेकिन एक पल ऐसा आया जब उसने एक-एक करके टिफिन बॉक्स खोले। बॉक्स क्यों खोले? विक्रम ने आमना-सामना होने पर पूछा। लक्ष्मी लंबे समय तक चुप रही और फिर धीरे से बोली, मुझे डर था कि सरिता जी ने कुछ डाल दिया होगा। लेकिन जब मैंने जांच की, तो मुझे कुछ भी गंध नहीं आई। उसकी आवाज कांप रही थी। सबूतों के स्पष्ट होने के साथ गांव वाले और बेचैन हो गए। गांव के फेसबुक ग्रुप पर अपराध स्थल की धुंधली तस्वीरों की भरमार हो गई। किसी ने लिखा, यह कब्रिस्तान की जमीन का श्राप है। मैंने कहा था कि वहां रसोई मत बनाओ। किसी और ने आरोप लगाया, यह ऑनलाइन लोन के कारण है। जरूर किसी ने बदला लिया होगा। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर टिप्पणियों को बंद कर दिया, लेकिन जनता का दबाव महसूस होने लगा था। घटना के तीसरे दिन सुनील पवार बात करने लगा, हालांकि अभी भी कमजोर था। कर्कश आवाज में उसने अन्वेषक को बताया, उस दोपहर मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं खाने में देर से पहुंचा। दोस्त शुरू हो चुके थे। बस 15 मिनट बाद मैंने किसी के दम घुटने जैसी आवाज सुनी। मैंने एक को गिरते देखा, फिर दो, फिर सब। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मैं मदद के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन डर गया। मैं झोपड़ी में छिप गया। मैंने चावल नहीं खाया। उसी ने मुझे बचाया। उसकी आंखें नम हो गईं। कमरा खामोश था। वे शब्द चाबी बन गए। जो मरे वे थे जिन्होंने चावल खाया। जो बचा वह था जिसने नहीं खाया। एसपी विक्रम ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। टुकड़े एक तस्वीर बनाने लगे थे। एक रसोई थी, चावल था, एक काला बैग था, हाथ थे जिन्होंने बक्से खोले थे, एक डिलीवरी बॉय था जो जल्दी में चला गया था। सब कुछ एक ही बिंदु की ओर इशारा कर रहा था, सरिता देशमुख का परिवार। लेकिन अभी भी एक सवाल था जो उसके सीने पर दबाव डाल रहा था। क्यों? एक गांव की महिला 20 युवा मजदूरों को जहर क्यों देगी जिन्होंने अभी-अभी उसकी फसल काटने में मदद की थी? उस रात सहायता केंद्र में विशेष टीम एक मेज के चारों ओर बैठी थी। हमें सरिता देशमुख के नाम पर एक अवैध सहकारी समिति से ऋण के दस्तावेज मिले हैं। कुल 10 लाख रुपए। इस महीने भुगतान की अंतिम तिथि है, एक अन्वेषक ने रिपोर्ट दी। इसके अलावा मजदूरों के व्यक्तिगत ऋण के रिकॉर्ड भी हैं। कुछ ने पहले ही अग्रिम वेतन मांगा था। वित्तीय दबाव स्पष्ट रूप से था। एसपी विक्रम ने एक लंबी सांस ली। तो मकसद पैसा था। फिर से पैसा। बाहर सूखी हवा आम के पत्तों से सरसराहट कर रही थी। गांव बेचैनी से सो रहा था, 20 बॉडी बैग की परछाइयों से प्रेतवाधित। लेकिन सहायता केंद्र की मेज पर मामला अभी शुरू हुआ था। जहर के निशान उन्हें सरिता के परिवार के दिल तक ले जा रहे थे। और उस रात एसपी विक्रम जानते थे कि सच्चाई किसी भी अफवाह से कहीं ज्यादा क्रूर होगी। आम के बाग की त्रासदी के चौथे दिन रामगढ़ गांव का माहौल और भी भारी हो गया। लोगों ने काम करना बंद कर दिया था। कई लोग बस सड़क के नुक्कड़ पर खड़े थे, एक ही बात को बार-बार दोहराते हुए। पड़ोसी गांव के शोक सभा में पीड़ितों के परिवारों के रोने की आवाज गूंज रही थी। एक छोटे से सामुदायिक हॉल में 20 लकड़ी के ताबूत कतार में रखे गए थे। प्रार्थनाएं लगातार चल रही थी। वे तो बस रोजी रोटी कमाने आए थे।
एक माँ ने सूजी हुई आंखों से फुसफुसाया। वे शब्द हर सुनने वाले के कानों में घुस रहे थे, चीख से भी ज्यादा गहरे चुभ रहे थे। अस्थायी सहायता केंद्र में एसपी विक्रम पाटिल ने टीम को इकट्ठा किया। मेज पर दस्तावेजों, फोरेंसिक रिपोर्टों, वित्तीय रिकॉर्डों, जहर परीक्षण के परिणामों का ढेर लगा था। इस्तेमाल किया गया जहर कार्बोफ्यूरान था, जिसे चावल में मिलाया गया था। उन्होंने शुरू किया। यह कोई गलती नहीं थी। यह जानबूझकर किया गया था। अब सवाल यह है कि इसे किसने रखा और क्यों? सब चुप थे। मेज पर रखे कागज बिना फ्रेम वाली एक पहेली की तरह थे। एक युवा अन्वेषक ने एक लाल फाइल पर थपथपाया। सर, हमें श्रीमती देशमुख के घर पर कुछ मिला है। उसने एक अवैध सहकारी समिति से ऋण नोट की फोटोकॉपी खोली। कुल 10 लाख रुपए। इस महीने भुगतान की अंतिम तिथि है। अगर भुगतान नहीं किया गया तो जमीन जब्त हो सकती है। कमरे में तनाव बढ़ गया। और भी है, अन्वेषक ने जोड़ा। उनके बेटे रोहन देशमुख पर भी ऑनलाइन लोन का कर्ज है। 15 लाख रुपए की रकम एक नकली क्रिप्टो निवेश में इस्तेमाल किया गया। सब डूब गया। वह नाम फिर से सामने आया। रोहन, 30 के दशक का एक आदमी जो गांव में कम ही आता था। कहा जाता था कि वह शहर में काम करता है, लेकिन दूरसंचार डेटा कुछ और ही कहता था। त्रासदी की सुबह रोहन का फोन सिग्नल 4 घंटे तक बाग के आसपास पाया गया, जबकि सरिता ने कसम खाई थी कि उसका बेटा कभी घर नहीं आया था। एसपी विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। उसे बुलाओ। इंतजार मत करो। रोहन देशमुख उस शाम एक युवा वकील के साथ पहुंचा, जो अपने मुवक्किल से ज्यादा घबराया हुआ लग रहा था। रोहन ने एक सफेद शर्ट पहन रखी थी। चेहरा शांत था, लेकिन 20 मजदूरों को खोने वाले व्यक्ति के लिए कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा था। मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन मैं पुणे में था। मेरा फोन शायद किसी दोस्त ने ले लिया होगा, उसने लापरवाही से कहा। एसपी विक्रम ने उसे देर तक देखा और फिर मेज पर एक प्रिंटआउट रखा। यह सेल टॉवर रिकॉर्ड है। आपके फोन का स्थान ठीक बाग के पास था, सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। और आप कहते हैं कि आप पुणे में थे? रोहन एक पल के लिए चुप रहा और फिर थोड़ा मुस्कुराया। शायद डेटा में कोई गलती हो या मेरा फोन किसी और के पास हो। विक्रम ने धीरे धीरे मेज पर थपथपाया। तो चलिए फोन कॉल के बारे में बात करते हैं। सुबह 9:05 बजे आपके और श्रीमती देशमुख के बीच 36 सेकंड की बातचीत हुई। क्या बात हुई थी? रोहन ने तेजी से पलकें झपकाईं। यह तो बस एक सामान्य कॉल थी। हालचाल पूछने के लिए। उसके बगल में वकील ने सिर झुका लिया, नोट करते हुए अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक अन्य अन्वेषक ने एक और तैयार कर रखा था। उन्होंने एक मॉनिटर स्क्रीन चालू की, जिसमें रोहन के चैट एप्लीकेशन से बरामद एक संदेश दिखाया गया था। संदेश संक्षिप्त लेकिन स्पष्ट था। हो गया। बोतल फेंकना याद रखना। कोई देख न ले। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक लंबी सांस ली, शांत रहने की कोशिश करते हुए। वह शायद गलत भेजा गया हो। वह अकाउंट मेरा नहीं है। लेकिन उसकी आवाज में ताकत नहीं थी। एसपी विक्रम मुस्कुराए नहीं। 20 जिंदगियों के साथ खिलवाड़ मत करो, रोहन। हमारे पास पर्याप्त सबूत है कि तुम उस दिन बाग में थे। सवाल बस यह है कि तुम्हारी भूमिका कितनी बड़ी थी। उस रात पुलिस ने सरिता देशमुख के घर की और भी सावधानी से तलाशी ली। पीछे के गोदाम में उर्वरक की बोरियों के पीछे उन्हें बिना लेबल वाला एक छोटा प्लास्टिक का जेरिकेन मिला। उसके अंदर एक पीले रंग का तरल था,
जिसकी तीखी गंध नाक में चुभ रही थी। मौके पर किए गए एक त्वरित परीक्षण ने पुष्टि की, सांद्र कार्बोफ्यूरान। बोतल की सतह पर लगे उंगलियों के निशान साफ तौर पर रोहन के थे। जब वह सबूत पूछताछ की मेज पर रखा गया, तो रोहन अब खुद को रोक नहीं पाया। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया, हाथ बालों को मसलने लगे। मेरा इरादा उन सबको मारने का नहीं था, वह चिल्लाया। मैं बस चाहता था कि वे सबक सीखें और चले जाएं ताकि वे तनख्वाह न मांगे। कमरा खामोश हो गया। वे शब्द हवा में लटके रहे, जहर की गंध से भी ज्यादा तीखे। तुम्हारा क्या मतलब है? एसपी विक्रम ने धीरे से पूछा। रोहन ने सिर झुका लिया, उसकी आवाज टूट गई। माँ ने कहा कि वह भुगतान नहीं कर सकती। मजदूर और गुस्से में आ रहे थे, हर दिन पैसे मांग रहे थे। अगर वे हड़ताल करते तो बाग खत्म हो जाता। मैंने कहा कि मैं संभाल लूंगा। मुझे लगा कि अगर उनके पेट में दर्द होगा, दस्त लगेंगे, तो वे खुद ही चले जाएंगे। मैंने गोदाम में बोतल ढूंढी। मुझे लगा कि यह एक साधारण कीटनाशक है। मैंने थोड़ा सा चावल में डाल दिया। मुझे नहीं पता था कि यह इतना शक्तिशाली जहर है। उसके कांपते हाथों ने उसका चेहरा ढक लिया। मैं गलत था, हे भगवान, मैं गलत था। लेकिन अन्वेषक यहीं नहीं रुके। तुम्हारी माँ को पता था? विक्रम ने पूछा। रोहन लंबे समय तक चुप रहा और फिर फुसफुसाया। माँ ने बस इतना कहा कि पता नहीं चलना चाहिए। परिवार का नाम खराब नहीं होना चाहिए। अगली सुबह खबर फैल गई। हालांकि पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चावल में जहर की खबर सोशल मीडिया पर फैल चुकी थी। रोहन और उसकी मां की धुंधली तस्वीरें वायरल हो गईं। समाचार पोर्टलों पर सनसनीखेज शीर्षक छा गए। मां और बेटे 20 मजदूरों की हत्या के पीछे। रामगढ़ गांव बंट गया। कुछ लोग गुस्से में थे, सरिता के परिवार को लालची और क्रूर बता रहे थे। कुछ को शक था, सिर हिलाते हुए। अरे, सरिता जी तो अच्छी महिला है। यह संभव नहीं है। लेकिन कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था। 20 जानें चली गई थी और सारे निशान उस बाग की रसोई की ओर इशारा कर रहे थे। सामुदायिक हॉल में पीड़ित परिवार टेलीविजन स्क्रीन को देख रहे थे जो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रसारित कर रहा था। एक अधेड़ उम्र के पिता ने मेज पर मुक्का मारा। सिर्फ पैसे के लिए मेरे बेटे को मरना पड़ा। उसका रोना फूट पड़ा। वह आवाज खिड़की से बाहर निकली और पूरे गांव के दिलों में घुस गई। एसपी विक्रम जानते थे कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है। एक बड़ा सवाल अभी भी परेशान कर रहा था। इतना शक्तिशाली जहर एक छोटे से बाग के उर्वरक गोदाम में कैसे हो सकता है, बिना किसी बड़े नेटवर्क के पीछे? रोहन को उस बोतल के बारे में किसने बताया? वह कहां से आई थी? इस बीच एक अस्थायी हिरासत कक्ष में सरिता देशमुख घुटनों को गले लगाए बैठी थी। उसकी नजरें खाली थीं, होंठ बिना आवाज के कांप रहे थे। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। लेकिन उसके दिल के एक छोटे से कोने में एक राज था जो उसने कभी नहीं कहा था, कि वह जहर केवल एक संयोग की बोतल नहीं थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की पुरानी अमानत थी जो एक गांव के किसान से कहीं ज्यादा अंधेरा था। वह राज जल्द या देर से इस मामले को एक और भी गहरे गड्ढे में खींच ले जाएगा। उस रात सहायता केंद्र में एसपी विक्रम अकेले बैठे एक सफेद बोर्ड को देख रहे थे जो लिखावट से भरा था। नाम, तीर, प्रश्न चिन्हों के साथ लाल बक्से। सब कुछ दो लोगों की ओर इशारा कर रहा था, सरिता देशमुख और उसका बेटा रोहन देशमुख। लेकिन एक बात थी जो विक्रम को बेचैन कर रही थी।
जहर का स्रोत। कार्बोफ्यूरान कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी भी किसान की दुकान से आसानी से खरीदा जा सके। उस जहर पर सालों से प्रतिबंध लगा हुआ था, उसका वितरण कसकर बंद कर दिया गया था। लेकिन सरिता के गोदाम में एक भरा हुआ जेरिकेन था, अभी भी ताज़ा, जैसे अभी अभी आया हो। आपूर्ति किसने की? अगली सुबह एक विशेष टीम नासिक के बड़े बाजार में गई। वे खरीदार के रूप में अंडरकवर गए, कीटनाशकों के बारे में पूछते हुए। अधिकांश व्यापारियों ने सिर हिला दिया, लेकिन फुसफुसाहट में एक नाम बार बार सामने आया, रंगा भाई। रंगा भाई मूल रूप से नासिक का नहीं था। कहा जाता था कि वह कहीं और से आया था। पहले एक ट्रक ड्राइवर था, फिर बस गया। बाहर से वह केवल एक कबाड़ी जैसा दिखता था, लेकिन स्थानीय लोग जानते थे कि जिसे भी नकली सब्सिडी वाला उर्वरक, मिलावटी मच्छर मारने वाली दवा या अवैध कीटनाशक चाहिए, वह सब रंगा भाई के हाथों से गुजरता था। उस शाम 2 अन्वेषकों ने बस टर्मिनल के किनारे एक लकड़ी के कियोस्क का दौरा किया। रंगा भाई पान चबाते हुए बैठा था, उसका मुंह लाल था। क्या चाहिए, साहब? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। हमने सुना है कि जिद्दी कीटों के लिए कोई पुराना माल है, एक अन्वेषक ने जांच की। रंगा भाई थोड़ा हंसा। पुराना माल? हाँ, बहुत लोग ढूंढते हैं, लेकिन सावधान रहना, वह माल अगर गलत जगह रख दिया तो पड़ोसी की मुर्गियां मर सकती हैं। उसने जमीन पर थूका और फिर जारी रखा, लेकिन मैं नहीं बेचता। उस पर प्रतिबंध है, साहब। अन्वेषक ने सरिता के गोदाम में मिले जेरिकेन की एक तस्वीर पेश की। यह कभी देखा है? रंगा भाई रुक गया। उसकी मुस्कान एक पल के लिए अकड़ गई। यह आयातित उर्वरक के जेरिकेन जैसा दिखता है। काला बाजार में बहुत मिलता है। एसपी विक्रम, जो तब से बाहर से देख रहे थे, कियोस्क में घुस गए। रंगा, समय बर्बाद मत करो। हमारे पास तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं, सबूत भी हैं। अब बस तुम ही बता सकते हो कि वह जेरिकेन कहाँ से आया। रंगा भाई ने एक लंबी सांस ली। वह जानता था कि उसका खेल खत्म हो गया है। मैं तो बस एक बिचौलिया हूँ। वह माल सीमा पार से आता है। एक पुराना रास्ता है। छोटी नावों से महाराष्ट्र में आता है। मैं तो बस रखता हूँ। कभी कभी कोई शरारती किसान ऑर्डर देता है। मुझे नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल लोगों को मारने के लिए किया जाएगा। आखिरी बार किसने ऑर्डर दिया था? विक्रम ने तेजी से पूछा। रंगा भाई ने सिर झुकाया और फिर फुसफुसाया। एक महिला, दुपट्टा ओढ़े हुए, धीरे धीरे चल रही थी, एक लड़के के साथ। उन्होंने नकद भुगतान किया। मैंने नाम नहीं पूछा, लेकिन मुझे उसका चेहरा याद है। वह सरिता देशमुख थी। उस कबूलनामे ने मामले की फाइल को और भी भारी बना दिया। अब यह साफ था कि जहर कोई छोटी सी गलती नहीं थी, बल्कि एक सचेत निर्णय था। सरिता और रोहन ने जहर ढूंढा, उसे खरीदा, उसे संग्रहित किया और अंत में उसका इस्तेमाल किया। पूछताछ कक्ष में सरिता को रंगा भाई के कबूलनामे का सामना करना पड़ा। शुरू में उसने इनकार किया। मैं वहां कभी नहीं गई। यह एक साजिश है। लेकिन जब उसे टर्मिनल के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई गई, एक काले कपड़े का बैग लिए एक दुपट्टा ओढ़े महिला, जिसके साथ एक युवक था, सरिता का चेहरा गिर गया। हाँ, मैंने ही खरीदा था, उसने आखिरकार कर्कश आवाज में कबूल किया। रंगा ने कहा कि यह चूहे का जहर है। मैंने कभी इसका इस्तेमाल करने का इरादा नहीं किया। अगर इरादा नहीं था, तो बोतल खाली क्यों थी? एक अन्वेषक ने ठंड से पूछा। सरिता चुप हो गई।
आंसू धीरे धीरे टपक रहे थे। मेरा बेटा रोहन, उसने कहा कि वह संभाल लेगा। मैं बस डर गई थी कि बाग जब्त हो जाएगा। अगर मजदूर हड़ताल करते तो सब खत्म हो जाता। मैं मजबूत नहीं थी। उसकी आवाज टूट गई। लेकिन रोने के पीछे एक और भी भयानक खामोशी थी। 20 जिंदगियों की खामोशी जो वापस नहीं आ सकती थी। दूसरी ओर अन्वेषकों ने रोहन के वित्तीय रिकॉर्डों को भी खंगाला। उन्हें त्रासदी से 2 हफ्ते पहले एक अज्ञात खाते में एक बड़े हस्तांतरण का सबूत मिला। अंततः यह एक क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट तक गया और फिर गायब हो गया। लेनदेन की श्रृंखला ने दिखाया कि वह एक नकली निवेश योजना में फंस गया था, जिसका नेतृत्व एक सिंडिकेट कर रहा था जिसे दिल्ली में पकड़ा गया था। रोहन सैकड़ों पीड़ितों में से एक था, लेकिन दूसरों के विपरीत उसने सबसे अंधेरे तरीके से एक रास्ता ढूंढने की कोशिश की, दूसरों की जानें कुर्बान करके। वह दबाव में था, एक युवा अन्वेषक ने कहा। ऑनलाइन लोन वाले पीछा कर रहे थे, वसूली एजेंट हर रात आते थे। लेकिन फिर भी 20 लोगों को मारना कोई बहाना नहीं है। एसपी विक्रम ने सिर हिलाया। लोग दबाव में हो सकते हैं, लेकिन जहर कभी भी अपने आप चावल में नहीं जाता। हमेशा एक हाथ होता है जो डालता है। रामगढ़ गांव फिर से हिल गया जब रंगा भाई के बारे में खबर फैली। लोग चाय की दुकानों पर इकट्ठे होकर खतरनाक जहर बेचने वाले एक अंधेरे नेटवर्क के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब है कि सिर्फ सरिता जी की गलती नहीं है, एक पिता ने कहा। अगर कोई बेचता ही नहीं तो कोई मरता ही नहीं, दूसरे ने जवाब दिया। लेकिन फिर भी जहर डालने वाला रंगा नहीं था, वे थे। राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कवर करना शुरू कर दिया। शीर्षक और भी सनसनीखेज हो गए। नासिक त्रासदी के पीछे आयातित जहर, ऑनलाइन लोन, क्रिप्टो और 20 जाने। जो गांव कभी शांत था, अब पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया था। उस रात हिरासत कक्ष में रोहन ने अपनी मुट्ठियों से दीवार पर मारा। तुम सब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? वह चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज उठी, जिससे अन्य कैदी चुप हो गए। सरिता, जो सेल के एक कोने में बैठी थी, केवल सिर झुकाकर बिना आवाज के रोती रही। मैं तो बस चाहता था कि वे चले जाए। मैं तो बस चाहता था कि यह बाग बच जाए। अगर वे हड़ताल करते तो हम भी मर जाते। माँ, रोहन दहाड़ा, उसकी आवाज टूट गई। लेकिन कोई जवाब नहीं था। केवल सरिता की धीमी सिसकियां थी, जो जेल की ठंडी दरारों को भर रही थी। बाहर एसपी विक्रम एक तरफा शीशे के पीछे से देख रहे थे। उनकी आंखें अंधेरी थी। वह जानते थे कि यह केवल एक स्थानीय मामला नहीं है। यह पैसे, क्रिस, लालच और उन छोटे छोटे विकल्पों की कहानी थी जो अंततः एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गए। और वह यह भी जानते थे कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब भी कोई बड़ा अपराध होता है तो हमेशा एक बड़ा सर्कल होता है जो उजागर होने की प्रतीक्षा करता है। नासिक पुलिस स्टेशन का पूछताछ कक्ष ठंडा महसूस हो रहा था, हालांकि वहां केवल एक पुराना पंखा था जो धीरे धीरे घूम रहा था। नियन लैंप धातु की मेज पर चमक रहा था, सरिता देशमुख के पीले चेहरे को प्रतिबिंबित कर रहा था। वह महिला अपने हाथ मोड़े हुए बैठी थी, उसका छोटा सा शरीर कुर्सी में डूबा हुआ लग रहा था। उसके सामने एसपी विक्रम ने एक मोटी फाइल रखी और फिर कई सेकंड तक बिना कुछ कहे तीखी नजरों से उसे घूरते रहे। वह खामोशी चीख से ज्यादा दबाव डाल रही थी। क्या आपको एहसास है, श्रीमती देशमुख, कि आपके घर के गोदाम में रखे जहर के कारण 20 जानें चली गईं? विक्रम की आवाज आखिरकार टूटी, धीमी लेकिन भारी। सरिता ने सिर झुका लिया, उसके होंठ कांप रहे थे।
मैं कभी नहीं चाहती थी कि वे मरें, उसने धीरे से कहा। मैं तो बस डर गई थी। डर गई थी कि सब कुछ ढह जाएगा। बाग जब्त हो जाएगा, क्रिच बढ़ता जाएगा, मेरे बेटे का पीछा किया जाएगा। वह रुकी, आंसू उसके गालों पर टपक रहे थे। मैं तो बस टिके रहना चाहती थी। विक्रम आगे की ओर झुका। किस तरह से टिके रहना? चावल में जहर डालकर? 20 युवा लोगों को दफनाकर जो आपके लिए काम करते थे? उसके स्वर की ऊंचाई ने सरिता को कंपा दिया। वह रोहन था, उसने जल्दी से फुसफुसाया, जैसे एक बच्चा जिसे झूठ बोलते हुए पकड़ा गया हो। उसने जहर डाला। मैं तो बस चुप रही। मैं उसे रोक नहीं सकी। क्यों नहीं रोक सकी? विक्रम ने तेजी से पूछा। आप उसकी माँ हैं। अगर आप सच में सहमत नहीं थी, तो वह जहर आपके घर में क्यों था? आप रंगा भाई की दुकान पर उसे खरीदने क्यों गईं? उस सुबह आप काले बैग के साथ रसोई में क्यों गईं? उन सवालों ने सांस लेने की कोई जगह नहीं छोड़ी। सरिता सिसकने लगी, दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं गलत थी। मुझे जमीन खोने का डर था। मुझे परिवार का नाम खराब होने का डर था। मैंने सोचा कि अगर मजदूर चले गए, तो समस्या हल हो जाएगी। मुझे नहीं पता था कि वे मर जाएंगे। एक दूसरे कमरे में रोहन से भी पूछताछ की जा रही थी, लेकिन अपनी मां के विपरीत वह रो नहीं रहा था। वह पीछे की ओर झुका हुआ बैठा था, चेहरा तनावपूर्ण, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अहंकार का एक अवशेष था। एक युवा अन्वेषक ने उसे घूरते हुए अपनी कलम थपथपाई। रोहन, तुमने जहर डालने की बात कबूल कर ली है। सवाल यह है, क्या तुम्हारी मां को पता था? रोहन ने एक पल के लिए मुड़कर देखा और फिर कंधे उचकाए। मैंने कहा था कि मैंने सब कुछ अकेले किया। मां को इसमें मत घसीटो। लेकिन सबूत है कि तुम्हारी मां ने जहर खरीदने में मदद की। रिकॉर्डिंग है कि वह रसोई में गई थी। क्या वह भी तुमने किया था? अन्वेषक ने जोर दिया। रोहन ने अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया, एक तेज लय जो बेचैनी दिखा रही थी। मां तो बस घबरा गई थी। मैंने कहा था कि मैं संभाल लूंगा। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो, तो मुझे दोष दो। अन्वेषक संतुष्ट नहीं था। उसने एक लैपटॉप खोला, टर्मिनल से सीसीटीवी फुटेज चलाया, जिसमें सरिता और रोहन एक काला बैग लिए अगल-गल चल रहे थे। तुम कहते हो तुम्हारी मां को नहीं पता था, तो यह क्या है? रोहन चुप हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। अगर तुम्हारे पास सारे सबूत हैं, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? हाँ, उसे पता था, लेकिन केवल थोड़ा सा। उसे लगा कि जहर सिर्फ पेट खराब करेगा। उसे नहीं पता था कि यह इतनी जल्दी मार सकता है। वे शब्द एक चाकू की तरह निकले, एक बेटे के प्यार और एक मां के प्रति वफादारी के बीच एक पतली रेखा खींचते हुए। एसपी विक्रम, जो शीशे के पीछे से देख रहे थे, ने एक लंबी सांस ली। वह जानते थे कि पूछताछ केवल तथ्य निकालने के बारे में नहीं है, बल्कि दिल पढ़ने के बारे में भी है। उन्होंने देखा कि रोहन अपनी मां को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सच्चाई गुस्से की दरारों से बाहर आ रही थी। सरिता की भूमिका केवल जानने की नहीं थी, बल्कि भाग लेने की भी थी, जबकि रोहन स्पष्ट रूप से निष्पादक था, वह हाथ जिसने जहर डाला था। सलाखों के पीछे मां और बेटे का आंतरिक संघर्ष और भी वास्तविक हो गया। जब दोनों को आमना सामना करने के लिए एक साथ लाया गया, तो कमरा अचानक खामोश हो गया। सरिता ने अपनी सूजी हुई आंखों से अपने बेटे को देखा। तुमने यह क्यों किया, बेटा?
उसकी आवाज टूट गई। रोहन ने मुंह फेर लिया, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो हम खत्म हो गए होते। लोन वाले घर के दरवाजे पर थे, वसूली एजेंट इंतजार कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है कि वे रहम करेंगे? नहीं, वे जमीन ले लेंगे, हमारा नाम खराब कर देंगे। मैंने तो बस एक तेज रास्ता ढूंढा। सरिता रोने लगी, उसका शरीर कांप रहा था। लेकिन तुम्हारे तेज रास्ते ने लोगों को मार डाला, रोहन। 20 लोगों के बच्चों को। मैं इसके साथ कैसे जी सकती हूँ? उन शब्दों ने रोहन को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन उसने आंसू नहीं बहाए। वे भी हम पर दबाव डाल रहे थे, माँ। वे तनख्वाह के लिए चिल्ला रहे थे। उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। अगर वे काम करना बंद कर देते तो फसल कौन काटता? हम भी मर जाते। मैंने तो बस यह चुना कि पहले कौन मरे। वह वाक्य ठंड से निकला, जिससे सुनने वाले अन्वेषक कांप उठे। पश्चाताप का कोई स्वर नहीं था, केवल क्रोध और महत्वाकांक्षा में फंसे किसी व्यक्ति का विकृत तर्क था। कमरे के बाहर खबरें गांव में फैलने लगी। लोग अब आश्वस्त थे कि त्रासदी कोई संयोग नहीं थी। रोहन का नाम चर्चा का विषय बन गया, वह बेटा जिसने क्रिप्टो कर्ज चुकाने के लिए मजदूरों को जहर देने का साहस किया। जबकि सरिता को नफरत और दया से मिलीजुली नजरों से देखा जा रहा था, एक माँ जो अपने बेटे को रोकने में असफल रही और पाप में शामिल हो गई। चाय की दुकान पर एक पिता ने टिप्पणी की, अगर यह सच है तो उस लड़के के लिए मौत की सजा ही उचित है। दूसरे ने जवाब दिया, माँ भी गलत है। अगर वह शुरू से ही ईमानदार होती तो शायद उन बच्चों की जानें बच जाती। एसपी विक्रम ने सब कुछ नोट किया। वह जानते थे कि यह मामला एक बड़ी परीक्षा होगी, न केवल कानूनी सबूतों की बल्कि नैतिकता की भी। पीड़ित परिवारों को कैसे समझाए कि 20 जानें किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उनके अपने मालिक ने ली थी। कैसे समझाए कि यह सब कर्ज, लालच और उन छोटे छोटे फैसलों से शुरू हुआ था जिन्हें सड़ने दिया गया जब तक कि वे एक त्रासदी में नहीं बदल गए। उस रात विक्रम पुलिस स्टेशन के बरामदे पर खड़े नासिक के बिना तारों वाले अंधेरे आसमान को देख रहे थे। उन्हें लगा कि इस मामले के पीछे एक बड़ी परछाई इंतजार कर रही है। रंगा भाई केवल एक छोटा सा बिचौलिया था, जहर केवल एक उपकरण था। इन सब की जड़ कर्ज और लालच थी जो गांवों में फैल रही थी। वह जानते थे कि जांच को और भी गहरा जाना होगा, क्योंकि अगर नहीं तो रामगढ़ की त्रासदी इसी तरह की कहानियों की एक लंबी श्रृंखला की बस शुरुआत होगी। नासिक में माहौल और गर्म हो गया जब पुलिस की आधिकारिक घोषणा हुई। रामगढ़ गांव की त्रासदी कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि झड़ से की गई एक सामूहिक हत्या थी। सरिता देशमुख और उसके बेटे रोहन देशमुख का नाम तुरंत मीडिया में छा गया। उनके चेहरों की तस्वीरें राष्ट्रीय टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दी। समाचारों के शीर्षक ने जनता के गुस्से को भड़का दिया। आम की त्रासदी के पीछे मां और बेटा, ऑनलाइन लोन और क्रिप्टो के लिए 20 मजदूरों की मौत। गांव में पीड़ित परिवार चुप नहीं रहे। सामुदायिक हॉल, जहां शव रखे गए थे, एक विरोध केंद्र में बदल गया। दर्जनों लोग इकट्ठे हुए। कुछ ने 20 मजदूरों के लिए न्याय लिखे पोस्टर उठाए थे, कुछ और सरिता और रोहन के नाम पर गालियां दे रहे थे। माओ का रोना उन युवा पुरुषों की बुलंद आवाजों में मिल गया जो सबसे कड़ी सजा की मांग कर रहे थे। उन्होंने पैसे के लिए हमारे बच्चों को मार डाला। हम सिर्फ जेल की सजा स्वीकार नहीं करेंगे, एक पिता ने लाल आंखों से चिल्लाया। यह दबाव अन्वेषकों के कानों तक पहुंचा। एसपी विक्रम ने महसूस किया कि यह मामला अब केवल एक कानूनी मामला नहीं था, बल्कि पूरे समाज के दिल का मामला था।
उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। हर फैसला दंगे भड़का सकता था। वह जानते थे कि सच्चाई को इतने विस्तार से उजागर करना होगा कि संदेह की कोई गुंजाइश न रहे। उस रात सरिता देशमुख को फिर से पूछताछ कक्ष में बुलाया गया। इस बार उसने अब न तो इनकार किया और न ही अपना बचाव किया। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, उसकी कर्कश आवाज लगभग गायब हो गई थी। मैं सब कुछ बताऊंगी, उसने सूजी हुई आंखों से कहा। मैं उस दिन से सो नहीं पाई हूं। उनकी परछाइयां हमेशा आती हैं। 20 चेहरे। मैं अब और नहीं रख सकती। एसपी विक्रम ने एक अन्य अन्वेषक को रिकॉर्डर चालू करने का इशारा किया। वह सामने बैठ गए, इंतजार करते हुए। सरिता ने एक लंबी सांस ली। यह सब कृष से शुरू हुआ। मैंने एक अवैध सहकारी समिति से पैसे उधार लिए, फिर ऑनलाइन लोन ऐप से। मैंने सोचा कि मैं फसल के बाद भुगतान कर दूंगी, लेकिन सूखे ने उम्मीदें तोड़ दी। कई पेड़ मर गए, फल सड़ गए। मैं भुगतान नहीं कर सकी। वसूली एजेंट हर रात दरवाजा पीटने लगे। मुझे शर्म आती थी, मैं डर गई थी। उसकी आवाज कांप रही थी। आप पुलिस को रिपोर्ट कर सकती थी, विक्रम ने ठंड से कहा। सरिता ने कमजोरी से सिर हिलाया। मुझे डर था कि जमीन छीन ली जाएगी, परिवार का नाम खराब हो जाएगा। मेरा बेटा रोहन उस समय क्रिप्टो ऋण में भी फंसा हुआ था। उसने कहा कि अगर हम जल्दी से कोई रास्ता नहीं ढूंढते तो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर उसने एक पागल विचार का जिक्र किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, आंसू गिर पड़े। उसने कहा कि अगर मजदूर चले गए तो समस्या हल हो जाएगी। कोई तनख्वाह नहीं मांगेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि बाग वास्तव में दिवालिया हो चुका है। और आप सहमत हो गई? विक्रम ने उसे तीखी नजरों से देखा। सरिता सिसकने लगी। शुरू में मैं गुस्से में थी, मजदूरों को इस तरह कैसे निकाल सकती हूं। लेकिन हर दिन वे दबाव डालते, अग्रिम पैसे मांगते, हड़ताल की धमकी देते। उस दबाव ने मुझे कमजोर कर दिया। उस रात मैंने हार मान ली। मैं रोहन के साथ रंगा भाई की दुकान पर गई। हमने जहर खरीदा। उसने पैसे दिए, लेकिन मैंने उसे उठाया। मैं उसी क्षण से पापी हो गई थी। कमरा खामोश था। अन्वेषक तेजी से नोट कर रहे थे। कलम की कागज पर खरोंचने की आवाज कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। सरिता ने कर्कश आवाज में जारी रखा। घटना की सुबह रोहन पहले आया। उसने मुझे रसोई में जाने के लिए कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि चावल पक चुका है। उसने कहा कि वह जहर डालेगा। मैंने एक काला बैग उठाया, यह नाटक करते हुए कि उसमें काली मिर्च पाउडर है। जब उसने तरल को बर्तन में डाला तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। एक रासायनिक गंध आई, लेकिन मैं चुप रही। मैंने उसे नहीं रोका। मैंने उसे करने दिया। उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। मैं ही गलत हूं। मैंने अपने बेटे को एक हत्यारा बनने दिया। मैं भी एक हत्यारी हूं, क्योंकि मैं चुप रही। एसपी विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह जानते थे कि यह कबूलनामा महत्वपूर्ण था, लेकिन वह यह भी जानते थे कि सच्चाई अक्सर अपराधबोध के साथ मिली होती है। उन्हें एक टूटी हुई कहानी के टुकड़ों से तथ्यों को जोड़ना था। इस बीच पुलिस स्टेशन के बाहर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठे हो गए। वे मोमबत्तियां, पीड़ितों की तस्वीरें और चीखें लेकर आए थे। मौत की सजा, मौत की सजा। आवाजों की गूंज अंदर तक सुनाई दे रही थी। पुलिस ने कई परतों में पहरा दिया, इस डर से कि भीड़ कहीं अंदर न घुस जाए। पीड़ित परिवारों के घरों में
दुहक गुस्से में बदल गया था। एक युवा माँ, वती, जो एक मजदूर की पत्नी थी, एक स्थानीय टेलीविजन पर दिखाई दी। अपनी गोद में एक बच्चे के साथ वह जोर जोर से रोई। मेरे पति तो बस खाने के लिए काम करते थे, उन्हें क्यों मारा गया? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति वापस चाहिए। उस रोने ने देश भर में लाखों लोगों को वही दर्द महसूस कराया। जनता का दबाव सरिता के लिए और भी असहनीय हो गया। उस रात हिरासत कक्ष में उसे जोर जोर से प्रार्थना करते और माफी मांगते हुए सुना गया। अधिकारियों ने बताया कि वह बार बार अपनी छाती पीटती और पीड़ितों के बच्चों के नाम लेती। रोहन, जो दूसरे सेल में था, ठंडा रहा। वह रोया नहीं, केवल खाली छत को घूरता रहा। जब उससे नागरिकों के विरोध के बारे में पूछा गया, तो उसने संक्षेप में जवाब दिया, वे नहीं जानते कि क्रिच का पीछा किया जाना कैसा लगता है। वे नहीं जानते कि मैं होना कैसा लगता है। उस जवाब ने हर सुनने वाले को कंपा दिया। एसपी विक्रम और भी आश्वस्त हो गए। हालांकि सरिता ने कबूल कर लिया था, लेकिन मुख्य निष्पादक अभी भी रोहन था। लेकिन सरिता की भूमिका को मिटाया नहीं जा सकता। वह दिमाग थी जिसने अपनी आंखें बंद कर ली। साथ ही वह व्यक्ति भी थी जो जहर को रसोई में लाई थी। उसके बिना शायद वह पागल विचार कभी हकीकत नहीं बनता। उस रात बैठक कक्ष में विक्रम ने अपनी टीम से दृढ़ता से कहा, हमें केवल कबूलनामे पर नहीं रुकना चाहिए। हमें हर विवरण साबित करना होगा, समय, स्थान, तरीका। क्योंकि कल अदालत में केवल कानून ही नहीं बोलेगा, बल्कि पूरा राष्ट्र बोलेगा जो सच्चाई की मांग कर रहा है। नासिक के सरकारी अस्पताल में कमरा 305 दो सशस्त्र पुलिसकर्मियों द्वारा कड़ी सुरक्षा में था। अंदर सुनील पवार कई दिनों तक लेटे रहने के बाद धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहा था। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसकी सांसें अब ज्यादा नियमित थी। डॉक्टर ने कहा कि वह खतरे से बाहर है, अब केवल ठीक होने की जरूरत है। यह खबर की आम के बाग की त्रासदी का एकमात्र जीवित गवाह होश में आने लगा है, ने तुरंत एसपी विक्रम को हरकत में ला दिया। उस दोपहर विक्रम 2 अन्वेषकों के साथ आए। सुनील का चेहरा पीला था, आवाज कर्कश थी, लेकिन उसकी आंखें तीखी थी, जैसे अभी भी भयानक परछाइयों को सहेजे हुए हों। सुनील, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे बताओ कि तुमने उस दिन क्या देखा, विक्रम ने धीरे से पूछा। सुनील ने थूक निगला और फिर बताना शुरू किया। उस सुबह मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं खाने में देर से पहुंचा। दोस्त पहले ही शुरू हो चुके थे। थोड़ी ही देर में मैंने एक अजीब आवाज सुनी। कोई गिरा, फिर एक छोटी सी चीख। फिर शरीर ऐंठने लगे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था। मैं घबरा गया। मैंने रोहन को वहां देखा। कमरा खामोश हो गया। तुम निश्चित हो? विक्रम आगे की ओर झुका। सुनील ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ। मैंने उसे मेज के पास एक बड़ा चम्मच पकड़े हुए खड़ा देखा। उसका चेहरा तनावपूर्ण था, लेकिन उसने मदद नहीं की। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर कांप रहे थे। मैं छोटी सी झोपड़ी में भाग गया और छिप गया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं बेहोश हो गया। अन्वेषक ने तेजी से नोट किया। उस गवाही ने रोहन की स्थिति को मुख्य निष्पादक के रूप में बंद कर दिया। उसने न केवल जहर तैयार किया, बल्कि अपराध स्थल पर भी मौजूद था। मजदूरों को एक एक करके गिरते हुए देखता रहा, बिना मदद करने की कोशिश किए। सुनील की गवाही की खबर मीडिया में लीक हो गई। कुछ ही घंटों में समाचारों के शीर्षक फूट पड़े। प्रत्यक्षदर्शी ने बाग के मालिक के बेटे को अपराध स्थल पर देखा। रोहन ने 20 मजदूरों को तड़पते हुए मरने दिया।
जनता का गुस्सा और बढ़ गया। रामगढ़ गांव के निवासी फिर से सड़कों पर उतर आए, इस बार मौत की सजा ही एकमात्र न्याय लिखे बैनर लेकर। पुलिस स्टेशन में रोहन को सुनील की गवाही का सामना करने के लिए फिर से बुलाया गया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी ठंडी रहने की कोशिश कर रही थी। यह झूठ है। वह अभी भी भ्रमित है। उसने जरूर गलत देखा होगा, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी। एसपी विक्रम ने उसे देर तक देखा। सुनील इसलिए बचा क्योंकि उसने चावल नहीं खाया। उसकी गवाही फोरेंसिक सबूतों से, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से, तुम्हारी मां के कबूलनामे से मेल खाती है। क्या तुम अभी भी इनकार करना चाहते हो? रोहन ने अपनी उंगलियों से मेज पर थपथपाया, तेजी से, बेचैनी से। मैंने उन्हें नहीं मारा। मैं तो बस चाहता था कि वे चले जाए। अगर वे बीमार पड़ते तो वे डर जाते और घर लौट जाते। मुझे नहीं पता था कि वे सब मर जाएंगे, वह लगभग चिल्लाया। सरिता देशमुख, जो दूसरी कुर्सी पर बैठी थी, सिर झुकाकर रो रही थी। रोहन, झूठ बोलना बंद करो। वे इसलिए मरे क्योंकि हमने तुम्हें वह जहर डालने दिया। तुम्हारे हाथों से। मैंने देखा। मैं चुप रही। हम दोनों समान रूप से पापी हैं। रोहन लाल आंखों से मुड़ा। माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम खुद को क्यों घसीट रही हो? मैंने कहा था कि यह सब मेरी गलती है। सरिता का रोना फूट पड़ा। क्योंकि यह वास्तव में हम दोनों की गलती है। अगर मैंने तुम्हें शुरू से ही मना कर दिया होता, तो शायद वे अभी भी जीवित होते। मैं एक माँ हूँ, लेकिन मैं एक कायर हूँ। मुझे जमीन खोने से ज्यादा डर था लोगों की जान खोने से। मैं पापी हूँ, रोहन। उन शब्दों ने कमरे को हिलाकर रख दिया। रोहन चुप हो गया, उसके होंठ कांप रहे थे। फिर उसने अपनी मुट्ठी से मेज पर मारा। मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया, माँ। बाग के लिए, हमारे परिवार के लिए। अगर तुम कृष नहीं चुका सकती थी, तो और कौन था? वे दबाव डाल रहे थे, वे धमकी दे रहे थे। मैं तो बस तुम्हें बचा रहा था। एसपी विक्रम खड़े हुए और दोनों को ठंड से देखा। बचा रहे थे या नष्ट कर रहे थे, रोहन? तुम्हें क्या लगता है कि 20 लोगों को मारकर समस्या हल हो गई? नहीं, तुम्हारी समस्या तो अभी शुरू हुई है। और आप, श्रीमती देशमुख, आपको क्या लगता है कि चुप रहना कोई पाप नहीं है? चुप रहना सहमति है। बाहर प्रदर्शन कर रही भीड़ की आवाज गूंज उठी। उनकी चीखें छोटी खिड़की से अंदर आ रही थी। न्याय दो, मौत की सजा दो। वह चीख सरिता के कानों में चुभ गई, जिससे वह और भी जोर से रोने लगी। उस रात माँ और बेटे के बीच का आंतरिक संघर्ष हिरासत कक्ष में चरम पर पहुंच गया। अधिकारियों ने उनकी जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। तुम एक नालायक बेटे हो। तुमने मुझे अपने साथ नर्क में खींच लिया, सरिता की आवाज सुनाई दी। उसके बाद रोहन की चीख आई, अगर तुम्हारे लिए नहीं होता, तो मैं यह कभी नहीं करता। एक कुर्सी के गिरने की आवाज आई और फिर एक लंबी खामोशी। अधिकारी पहरा दे रहे थे लेकिन अंदर नहीं गए। वे जानते थे कि यह अब केवल एक हंगामा नहीं था, बल्कि एक परिवार का विनाश था। जांच सहायता केंद्र में विक्रम ने और भी मोटी होती फाइल को देखा। वह जानते थे कि यह मामला जल्द ही अदालत में ले जाया जाएगा, लेकिन वह यह भी जानते थे कि जनता का दबाव बहुत ज्यादा था। मौत की सजा की मांग और भी तेज हो रही थी। एक सवाल उनके मन में घूम रहा था, क्या कानूनी सच्चाई लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए काफी होगी? इस बीच
सुनील पवार, जो अब ठीक हो रहा था, कड़ी सुरक्षा में था। वह अदालत में मुख्य गवाह होगा, लेकिन विक्रम को यह भी चिंता थी कि अगर कोई बाहरी पक्ष उसे चुप कराना चाहे, तो सुनील की जान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने अतिरिक्त सुरक्षा का आदेश दिया, यहाँ तक कि सुनील को एक सीमित पहुंच वाले वीआईपी कमरे में स्थानांतरित कर दिया। हम एकमात्र आवाज को नहीं खो सकते जिसने यह देखा, उन्होंने कहा। गांव में पीड़ित परिवार बाद में होने वाले मुकदमे में बड़ी संख्या में आने की तैयारी कर रहे थे। वे अपनी आंखों से सरिता और रोहन के चेहरे अदालत में देखना चाहते थे, अपने कानों से सुनना चाहते थे कि न्याय कैसे किया जाता है। एसपी विक्रम ने अपनी मेज पर कैलेंडर को देखा। मुकदमे की तारीख तय हो चुकी थी। वह जानते थे कि जब वह दिन आएगा, तो पूरा देश नासिक की ओर देखेगा। और कटघरे में माँ और बेटा न केवल एक न्यायाधीश का, बल्कि 20 आत्माओं का भी सामना करेंगे जो न्याय की मांग कर रही थी। उस सुबह नासिक जिला न्यायालय का परिसर खचाखच भरा हुआ था। सुबह से ही रामगढ़ गांव और आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग गेट के बाहर भीड़ में खड़े थे। वे पोस्टर, पीड़ितों की तस्वीरें और मोमबत्तियां लेकर आए थे। कुछ धीरे धीरे प्रार्थना कर रहे थे, कुछ जोर जोर से अभियुक्तों के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे। पुलिस ने लोहे के बैरिकेड लगाकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी, इस डर से कि भीड़ का गुस्सा कोर्टरूम के अंदर न पहुंच जाए। राष्ट्रीय मीडिया बड़े कैमरों के साथ आया था, मुकदमे की सीधी कार्यवाही प्रसारित कर रहा था। उस सुबह के समाचारों के शीर्षक एक ही आवाज में थे, आम की त्रासदी का पहला मुकदमा शुरू। टेलीविजन स्क्रीन पर सरिता देशमुख और रोहन देशमुख के चेहरे बार बार दिखाए जा रहे थे, जिससे पूरे देश में एक तनावपूर्ण माहौल बन रहा था। जब कैदी वैन पहुंची, तो भीड़ की चीखें फूट पड़ी, हत्यारे, मौत की सजा दो। वह आवाज जोर से गूंजी, वैन के शीशे को भेदती हुई। सरिता चुपचाप रो रही थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। रोहन ने अपना सिर ऊंचा रखा, हालांकि उसकी आंखें कांप रही थी। उन दोनों को हथकड़ी में कोर्टरूम में ले जाया गया। कोर्टरूम के अंदर माहौल कम गरम नहीं था। कुर्सियां पीड़ितों के परिवारों से भरी हुई थी। कुछ ने मृतकों की तस्वीरें पकड़ रखी थी। कुछ माएं लगातार रो रही थी। कुछ पिता गुस्से से अपने दांत पीस रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने कमरे में प्रवेश किया। हथौड़े को 3 बार पीटा गया। सुनवाई शुरू होती है। कृपया शांत रहें। सरकारी वकील खड़ा हुआ, बुलंद आवाज में आरोप पत्र पढ़ते हुए। अभियुक्त सरिता देशमुख और रोहन देशमुख ने जानबूझकर अपने आम के बाग में काम करने वाले मजदूरों के भोजन में जहर मिलाया। इस कृत्य के परिणामस्वरूप 20 लोगों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। यह कृत्य वेतन भुगतान से बचने और व्यक्तिगत ऋणों को छिपाने के मकसद से किया गया था। इस प्रकार अभियुक्तों पर सुनियोजित हत्या और सिलसिलेवार हत्या के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अधिकतम सजा मौत है। कोर्टरूम में कोहराम मच गया। कुछ पीड़ित परिवारों ने सहमति में चिल्लाया, कुछ और जोर से रोने लगे। न्यायाधीश ने फिर से हथौड़ा पीटा, शांत करते हुए। फिर गवाहों को बुलाया गया। सुनील पवार, एकमात्र जीवित गवाह, धीरे धीरे कदमों से अंदर आया। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, उसे एक अधिकारी का सहारा लेना पड़ा। कमरा अचानक खामोश हो गया, सभी की आंखें उस पर टिकी थी। सुनील गवाह के कटघरे में बैठा और सीधे न्यायाधीश की ओर देखा। वकील ने पूछा, सुनील, कृपया बताइए कि आपने घटना के दिन क्या देखा। सुनील ने एक लंबी सांस ली और फिर कर्कश आवाज में बोला, मेरा पेट खराब था, इसलिए मैं खाने में देर से पहुंचा। दोस्त पहले ही शुरू हो चुके थे।
मैंने एक को गिरते देखा, फिर दो, फिर सब ऐंठने लगे, मुंह से झाग निकल रहा था। मैं घबरा गया और मैंने रोहन को वहां देखा। वह एक चम्मच पकड़े हुए था, बर्तन के पास खड़ा था। उसने मदद नहीं की। मैं भागा और छिप गया, फिर बेहोश हो गया। कोर्टरूम में फुसफुसाहट फैल गई। पीड़ित परिवारों की आंखें रोहन की ओर जल उठीं। वकील ने जारी रखा, क्या आप निश्चित हैं कि आपने जिस व्यक्ति को देखा वह अभियुक्त रोहन देशमुख था? सुनील ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं निश्चित हूं। वह वही था। रोहन, जो अभियुक्त की कुर्सी पर बैठा था, ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसका चेहरा लाल हो गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन उसके वकील ने उसे रोक दिया। बचाव पक्ष के वकील की बारी आई। सुनील, उस समय तुम घबराए हुए थे, है न? तुम शांत अवस्था में नहीं थे। हो सकता है कि तुमने गलत देखा हो। सुनील नम आंखों से मुड़ा। मैं घबराया हुआ हो सकता हूं, लेकिन मेरी आंखें झूठ नहीं बोलती। वह वही था। वह वहां था। अगर वह नहीं था, तो और कौन था? उसकी आवाज टूट गई, जिससे कोर्टरूम में कुछ लोग भी रोने लगे। सुनील के बाद अगली गवाह को बुलाया गया, लक्ष्मी, रसोइया। वह चलते समय कांप रही थी। उसने बोलने से पहले शपथ ली, मैंने हमेशा की तरह खाना बनाया। लेकिन उस सुबह सरिता जी एक काले बैग के साथ रसोई में आईं। उन्होंने कहा कि यह मसाला है। मैंने रोहन को बर्तन के पास लंबे समय तक खड़ा देखा। मुझे शक हुआ, लेकिन मैं बोलने से डर गई। उसके बाद सब कुछ हो गया। उस बयान ने बोझ और बढ़ा दिया। न्यायाधीश ने नोट किया। सरकारी वकील थोड़ा मुस्कुराया। अंत में अभियुक्तों की बोलने की बारी आई। रोहन खड़ा हुआ। उसकी आवाज जोरदार थी। यह सब मेरी गलती है। मेरी माँ को कुछ नहीं पता। मैंने जहर डाला। मैं तो बस चाहता था कि मजदूर चले जाए, तनख्वाह न मांगे। मुझे नहीं पता था कि वे सब मर जाएंगे। माँ को दोष मत दो। सरिता सिसकते हुए अपना चेहरा ढक लिया। झूठ मत बोलो, रोहन। मुझे पता था। मैं चुप रही। मैं भी पापी हूं। अगर मैंने हिम्मत करके तुम्हें रोक दिया होता, तो यह सब नहीं होता। उसके रोने की आवाज ने कोर्टरूम को और भी भावुक कर दिया। न्यायाधीश ने फिर से हथौड़ा पीटा। अदालत रिकॉर्ड करती है। सुनवाई अगले हफ्ते और सबूतों के लिए स्थगित की जाती है। जब सुनवाई समाप्त हुई, तो बाहर की भीड़ फिर से गूंज उठी। पुलिस को सरिता और रोहन को बाहर निकालते समय कड़ी सुरक्षा करनी पड़ी। मौत की सजा की चीखें फिर से गूंज उठीं। उस रात मुकदमे की खबरों ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर कब्जा कर लिया। कानून के विशेषज्ञ, धार्मिक नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता सभी ने टिप्पणी की। कुछ ने अधिकतम न्याय की मांग की। कुछ ने सजा सुनाते समय अंतरात्मा के महत्व की याद दिलाई। लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए कोई समझौता नहीं था। वे केवल एक ही चीज चाहते थे, उस माँ और बेटे के लिए सबसे कड़ी सजा जिन्होंने 20 जानें छीन ली थी। विक्रम ने यह सब दूर से देखा। वह जानते थे कि मुकदमा अभी शुरू हुआ है, लेकिन सच्चाई और भी साफ होती जा रही थी। अब सवाल यह नहीं था कि अपराधी कौन है, बल्कि यह था कि सजा उस घाव को कैसे बंद करेगी जो बहुत गहरा था। अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद हुई। उस सुबह नासिक जिला न्यायालय में माहौल पहले से कहीं ज्यादा तनावपूर्ण था। पुलिस के बैरिकेड 2 परतों में बढ़ा दिए गए थे। पूरी तरह से सशस्त्र अधिकारी प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे।
सुबह से ही भीड़ सड़कों पर जमा हो गई थी। कुछ ने पीड़ितों की तस्वीरें पकड़ रखी थी, कुछ और मौत की सजा की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे। कोर्टरूम फिर से खचाखच भरा हुआ था। मुख्य न्यायाधीश ने प्रवेश किया और 3 बार हथौड़ा पीटा। रामगढ़ गांव में सामूहिक हत्या के मामले की आगे की सुनवाई शुरू होती है। उनकी भारी आवाज पहले से ही खामोश कमरे को कंपा रही थी। सरकारी वकील खड़ा हुआ, इस बार सबूतों की फाइलों के ढेर के साथ। माननीय न्यायाधीश, आज हम अतिरिक्त सबूत पेश कर रहे हैं। पहला, बाग की रसोई से सीसीटीवी फुटेज जिसमें अभियुक्त सरिता देशमुख को काले बैग के साथ प्रवेश करते हुए और फिर अभियुक्त रोहन देशमुख को चावल के बर्तन के पास मौजूद दिखाया गया है। दूसरा, प्रयोगशाला के परिणाम जो साबित करते हैं कि चावल में कार्बोफ्यूरान के अवशेष अभियुक्त के घर के गोदाम में मिली जहर की बोतल से मेल खाते हैं। तीसरा, ऑनलाइन ऋण और क्रिप्टो निवेश के ऋण रिकॉर्ड जो वित्तीय मकसद को साबित करते हैं। रिकॉर्डिंग एक बड़ी स्क्रीन पर चलाई गई। जब सरिता का साया रसोई में प्रवेश करता दिखा तो कमरे ने अपनी सांस रोक ली। फिर कुछ मिनट बाद रोहन दिखाई दिया। दृश्य धुंधला था, लेकिन यह स्पष्ट रूप से घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति को दर्शाता था। फुसफुसाहट फैल गई। कुछ पीड़ित परिवार उन्माद में रोने लगे। सरकारी वकील ने ऊंची आवाज में जारी रखा, ये सभी सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं अभियुक्तों को न केवल पता था, बल्कि उन्होंने हत्या की योजना में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने जहर खरीदा, उसे संग्रहित किया और फिर उसे चावल में डाल दिया। यह कृत्य सुनियोजित था, संयोग नहीं। इसलिए हम सबसे कड़ी सजा की मांग करते हैं, रोहन देशमुख के लिए मौत की सजा और सरिता देशमुख के लिए आजीवन कारावास। कोर्टरूम में कोहराम मच गया। सहमत की चीखें पीड़ित परिवारों की बेंच से गूंज उठीं। न्यायाधीश को शांत करने के लिए कई बार हथौड़ा पीटना पड़ा। बचाव पक्ष की बारी आई। रोहन का युवा वकील घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने जोर से बोलने की कोशिश की। माननीय न्यायाधीश, मेरे मुवक्किल ने चावल में कुछ डालने की बात मानी है, हत्या करने की नहीं। वह तो बस एक सबक सिखाना चाहता था, मजदूरों को डराकर भगाना चाहता था। यह लापरवाही है, सुनियोजित हत्या नहीं। मेरा मुवक्किल कर्ज के दबाव में था, युवा था, भावुक था। मौत की सजा बहुत क्रूर है। उसने पीड़ित परिवारों की ओर मुड़कर शांत करने की कोशिश की। हम एक ऐसे युवक के बारे में बात कर रहे हैं जिसने गलत कदम उठाया, न कि एक ठंडे खून वाले हत्यारे के बारे में। गुस्से भरी चीखें तुरंत फूट पड़ी। युवक, हमारे 20 बच्चे मर गए। वह एक हत्यारा है। एक पिता की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया, जिसके बाद कई माँओं की सिसकियां आईं। न्यायाधीश ने फिर से जोर से हथौड़ा पीटा। वकील ने धीमी आवाज में जारी रखा, और श्रीमती देशमुख के लिए, वह तो बस दबाव में फंसी एक माँ है। वह चुप रहकर गलत थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने खुद जहर डाला। आजीवन कारावास बहुत भारी है। कृपया उम्र और स्वास्थ्य के कारकों पर विचार करें। सरकारी वकील ने तुरंत तीखे लहजे में जवाब दिया, कोई भी कारण सामूहिक हत्या को सही नहीं ठहरा सकता। कृष कोई बहाना नहीं है, दबाव कोई बहाना नहीं है। 20 जाने चली गई। जाने कोई खिलौना नहीं है जिसे दबाव के बहाने से बदला जा सके। न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को व्यक्तिगत बचाव पेश करने का आखिरी मौका दिया। सरिता कांपते हुए शरीर के साथ खड़ी हुई। माननीय न्यायाधीश, मेरे पास माफी के अलावा कोई और शब्द नहीं है। मैं जानती हूँ कि माफी काफी नहीं है, लेकिन मैं केवल यही दे सकती हूँ। मैं एक असफल माँ हूँ। मैंने अपने बेटे को एक बड़ा पाप करने दिया।
अगर हो सके तो मुझे सजा दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। उसका रोना फूट पड़ा, उसकी आवाज टूट गई। रोहन कठोर चेहरे के साथ उठा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने मेरे परिवार पर दबाव डाला। उन्होंने हड़ताल की धमकी दी। अगर वे हड़ताल करते तो हमारा बाग खत्म हो जाता। मैं तो बस अपनी माँ की रक्षा कर रहा था। अगर यह पाप है तो मैं इसे अकेले सहूंगा। मौत की सजा के लिए भी मैं तैयार हूँ। बस मेरी माँ को इसमें मत घसीटो। उसकी ठंडी आवाज ने कमरे को कंपा दिया। सरिता जमीन पर बैठकर और जोर से रोने लगी। चुप हो जाओ, रोहन। ऐसा मत बोलो। न्यायाधीश ने दृढ़ चेहरे के साथ नोट किया। ठीक है, अदालत ने अभियोजक की मांगों, बचाव पक्ष के वकील के तर्कों और अभियुक्तों के बयानों को सुन लिया है। न्यायाधीशों के पैनल के विचार विमर्श के लिए सुनवाई 1 हफ्ते के लिए स्थगित की जाती है। फैसला अगली सुनवाई में सुनाया जाएगा। हथौड़ा जोर से पीटा गया। जब अभियुक्तों को बाहर ले जाया गया तो बाहर की भीड़ फिर से गूंज उठी। पुलिस को धक्कों को रोकने के लिए एक मानव श्रृंखला बनानी पड़ी। टेलीविजन कैमरों ने हर सेकंड को कैद किया, पूरे देश में प्रसारित किया। उस रात मुकदमे की खबरें सभी चैनलों पर छाई रहीं। कानून के विशेषज्ञ स्क्रीन पर बहस कर रहे थे, क्या मौत की सजा उचित है? धार्मिक नेताओं ने जान लेने के बड़े पाप की याद दिलाई, जबकि पीड़ित परिवार एक ही आवाज में थे, कोई माफी नहीं, केवल सबसे कड़ी सजा। एसपी विक्रम अपने दफ्तर में बैठे अब पूरी हो चुकी फाइल को देख रहे थे। वह जानते थे कि फैसले की सुनवाई एक ऐतिहासिक क्षण होगी, न केवल नासिक के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। 20 आत्माएं न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी, और न्याय, चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, दिया जाना था। फैसले का दिन आया। सुबह से ही हजारों लोग नासिक जिला न्यायालय के परिसर में जमा हो गए थे। पुलिस को राजमार्ग बंद करना पड़ा, कांटेदार तार लगाने पड़े और दंगारोधी बल तैनात करने पड़े। हवा भारी थी। मौत की सजा, मौत की सजा की लगातार गूंजती चीखों से भरी हुई थी। कोर्टरूम खचाखच भरा हुआ था। यहाँ तक कि आमतौर पर खाली रहने वाली छोटी सी बालकनी भी पत्रकारों से भरी हुई थी। टेलीविजन कैमरों की एक पंक्ति ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही थी। सामने की बेंच पर पीड़ित परिवार तनावपूर्ण चेहरों के साथ बैठे थे। कुछ माँओं ने अपने बच्चों की तस्वीरें पकड़ रखी थीं। आंखें नींद की कमी और बहुत ज्यादा रोने से लाल थी। मुख्य न्यायाधीश ने कमरे में प्रवेश किया। हथौड़ा 3 बार पीटा गया। अभियुक्त सरिता देशमुख और रोहन देशमुख के फैसले की सुनवाई शुरू होती है। कमरा तुरंत खामोश हो गया। केवल दीवार पर घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सरिता और रोहन को अंदर लाया गया। सरिता का चेहरा पीला था, उसका शरीर कमजोर लग रहा था, जैसे जीवन का बोझ उसके कंधों पर हो। रोहन ने मजबूत रहने की कोशिश की, हालांकि उसकी आंखें अंधेरी थी, नजरें खाली थी। न्यायाधीश ने लंबा फैसला पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सबूतों का विवरण दिया। पाया गया कार्बोफ्यूरान जहर, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, सुनील पवार की गवाही, रसोइया लक्ष्मी का कबूलनामा और ऋण रिकॉर्ड। हर वाक्य एक कील की तरह था जो उनके भाग्य के ताबूत में ठोका जा रहा था। न्यायाधीशों का पैनल यह मानता है कि अभियुक्त रोहन देशमुख का कृत्य सुनियोजित हत्या के तत्वों को पूरा करता है। अभियुक्त ने जानबूझकर 20 मजदूरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन में जहर डाला। उसके कृत्य के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर मानव जीवन का नुकसान हुआ। कोई भी हल्का करने वाला कारण नहीं है। इसलिए न्यायाधीशों का पैनल सजा सुनाता है, मौत की सजा। कमरा गूंज उठा।
कुछ पीड़ित परिवारों ने राहत में चिल्लाया, कुछ जोर जोर से रोने लगे, कुछ और प्रार्थना में जमीन पर झुक गए। रोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, एक लंबी सांस ली। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। न्यायाधीश ने जारी रखा। अभियुक्त सरिता देशमुख के लिए न्यायाधीशों का पैनल यह मानता है कि हालांकि उसने सीधे जहर नहीं डाला, लेकिन अभियुक्त को पता था, उसने सहमति दी और जहर खरीदने और लाने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई। अभियुक्त की चुप्पी सहमति का एक रूप थी। इस प्रकार न्यायाधीशों का पैनल सजा सुनाता है, आजीवन कारावास। सरिता जमीन पर बैठकर उन्माद में रोने लगी। मुझे माफ कर दो, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, उसकी टूटी हुई आवाज कोर्टरूम में गूंज उठी। कुछ पीड़ित माएं भी रो पड़ी, लेकिन किसी ने उसके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। न्यायाधीश ने 3 बार हथौड़ा पीटा। फैसला सुना दिया गया है। सुनवाई समाप्त होती है। बाहर लाउडस्पीकर से खबर सुनने वाली भीड़ ने तुरंत जय जयकार की। न्याय हो गया, वे चिल्लाए। लेकिन उस जय जयकार के पीछे एक उदासी थी जो दूर नहीं हो सकती थी। 20 जानें अभी भी वापस नहीं आएंगी। एसपी विक्रम कोर्टरूम से दृढ़ चेहरे के साथ बाहर आए। पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया, प्रतिक्रिया पूछते हुए। उन्होंने केवल संक्षेप में जवाब दिया, न्याय हो गया है। उम्मीद है कि यह एक सबक बनेगा कि क्रिस, लालच और निराशा की कीमत दूसरों की जान से नहीं चुकाई जानी चाहिए। उस रात फैसले की खबरों ने राष्ट्रीय टेलीविजन स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। कुछ लोगों ने राहत महसूस की, कुछ और अभी भी कड़वाहट महसूस कर रहे थे। रामगढ़ गांव में पीड़ित परिवारों ने सामुदायिक हॉल में मोमबत्तियां जलाईं, उन 20 मजदूरों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हुए जो व्यर्थ में मारे गए। सरिता का आम का बाग अब सुनसान था। पेड़ जंगली हो गए थे, ऊंची घास ने रास्ते को ढक दिया था। लोग मानते थे कि बाग प्रेतवाधित है। कुछ ने रात में फुसफुसाहट सुनने की कसम खाई, कुछ ने काम के कपड़ों में मजदूरों की परछाइयों को अभी भी घूमते हुए देखने का दावा किया। लेकिन उस रहस्यमय कहानी के पीछे एक कड़वा सबक था जो ग्रामीणों के दिलों में जीवित रहा। जब इंसान लालच और डर को हावी होने देता है, तो तर्क मर जाता है, और जो बचता है वह केवल त्रासदी है। जो दर्शक इस कहानी का अनुसरण कर रहे हैं, आइए हम विचार करें। पैसा कमाया जा सकता है, कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। जीवन के दबाव को कभी भी हमारे दिल की आंखों को बंद न करने दें, क्योंकि एक गलत फैसला न केवल खुद को, बल्कि दर्जनों अन्य निर्दोष लोगों को भी नष्ट कर सकता है।